सीएम की सुनो, तीसरी से बचो। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। मई की शुरुआत में दूसरी लहर के चरम के बाद से अब यह पहली बार है जब साप्ताहिक दर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीच मरुधरा में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि स्कूल खोलने पर कई राज्यों के अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। जिन राज्यों में स्कूल खुले वहां बच्चों को कोरोना हुआ। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका है, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसे हल्के में न लें। हालांकि कोरोना केस कम होने के बाद राज्यों में प्रतिबंधों में काफी ढील मिली है, जिसके बाद लापरवाही भी दिख रही है। हमारे साथ दो मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर आर कासलीवाल, चेयरमैन है क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मेदांता मेड सिटी गुड़गांव के, और डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक एमबी अस्पताल उदयपुर के मौजूद हैं। हम जिनसे इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और चलिए चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर आर कासलीवाल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने लगातार पिछले कुछ दिनों से इस बात को मेंटेन कर रहा था कि आप इसको इस रूप में न बोलें कि केसेस 34,000 हो गए। मैं हमेशा कह रहा था कि ये बड़ा चैलेंज है, इसको अब भी बोला जाए 34,000 केसेस हो गए। लेकिन अभी हम पिछले 6-7 दिन से देख रहे हैं 40,000 से ज्यादा केसेस जो इंडिया में रिकॉर्ड हो रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक रीजन मानते हैं आप इसका? जी नमस्कार जी। देखिए, स्पेशल रीजन तो ये कि केसेस जो सिमरिंग थे कम्युनिटी में वो अब आपको निकल के आपको उभर के सामने आ रहे हैं और इसीलिए नंबर्स बढ़ रहे हैं। मैं आपकी बात अभी सुन रहा था कि अपन बात कर रहे थे थर्ड वेव की। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि अभी सेकंड ही पूरी तरह से नहीं गई है, तो ये भी एक बात है। लेकिन सेकंड थर्ड की बात नहीं है, हमें इससे टोटली प्रिवेंट ही करना है, तभी एक रास्ता है, तभी हम आगे बढ़ चलेंगे। और उसके लिए फुल्ली वैक्सीनेट होना भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि अभी अपने यहाँ 10 करोड़ 11 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीनेशंस लगे हैं। तो वैक्सीनेशंस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस चीज को के पार लग पाएंगे। लेकिन डॉक्टर आर कासलीवाल, एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिसमें हम ये बता पाएं कि इतने लोग वैक्सीनेटेड थे और कोरोना की चपेट में आए। तो हम उस साइड तो रिव्यू पर नहीं जा सकते। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि जब सीरो सर्वे आता है और वो कहता है कि इतने % लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, वैक्सीनेशन के बाद लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है, इसके बावजूद भी अगर केसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है कि कोरोना वेरिएंट अपने आप को अपग्रेड तो कर ही रहा है। सर, दो बातें हैं इसके अंदर। एक बात तो ये कि कोरोना के वेरिएंट्स बढ़ रहे हैं, पहले अल्फा था, फिर डेल्टा, फिर एक और फॉर्म डेल्टा का। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन ये भी जरूरी है समझना कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस भी हैं, कि मेरे 2 बार वैक्सीनेशन हो चुके हैं करेक्ट टाइमिंग पे, पर फिर भी मुझे कोरोना होगा, लेकिन वो होता है माइल्ड है या कई बार मालूम भी नहीं पड़ता। ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। हम लोगों की जो वैक्सीन हैं बहुत ही बढ़िया क्लास की हैं, साइंटिफिकली बहुत वेल मेड है, लेकिन फिर भी हर एक का एक दायरा होता है। तो ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हर्ड इम्यूनिटी है, या जिसको बेटर टर्म कम्युनिटी इम्यूनिटी है, वो तो कुछ टाइम लेगी डेवलप होने में, और उसके लिए वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है और इससे बचना ही एक रास्ता है। मतलब जो अपन ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही, सैनिटाइजिंग की बात कही, ये सब चीजें अपने को कंटिन्यू करनी है और बड़े फोर्स से कंटिन्यू करनी है, नहीं तो अपन आगे बच नहीं पाएंगे इस चीज से। बिल्कुल। जब सरकारें ये कह रही हैं कि तैयारियां पूरी हैं, तो सरकारों को भी अपने स्तर पर अपने सिस्टम को मॉडिफाई करने की जरूरत है कि वो रैंडम सैंपलिंग से एक बार फिर उसी स्पीड से चालू करें जैसे पिछले साल पहली लहर के वक्त देखने को मिला था। इस वक्त रैंडम सैंपलिंग की स्पीड क्वेश्चनेबल है, डिबेटेबल है। लेकिन डॉक्टर रमेश जोशी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इस देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए क्या है कि हमारा देश त्योहारों का देश है। एक के बाद एक त्योहार आएंगे ही, और ये सरकारें भी जानती हैं, लोग भी जानते हैं।
सरकारें उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगी और हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। ये बहुत विकट स्थिति है। अगर तीसरी लहर का स्वागत करना हो तो यही है स्थिति। जी स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत त्योहारों का देश है। भारत में जो जनसंख्या है वो चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। भारत में जो लापरवाहियां हैं, शायद आप और हम सब जानते हैं किस लेवल की है, उसके बारे में और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हम जबरदस्त रूप से लापरवाह हैं। और मैं स्वप्निल जी एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई मई का फर्स्ट या सेकंड महीना था जब ये कोरोना की सेकंड वेव पीक पे थी। अचानक हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई मास्क बहुत ज्यादा लगाने लग गए या डिस्टेंसिंग को बहुत जबरदस्त तरीके से अपनाया या टीकाकरण अचानक बहुत सारा बढ़ा दिया। और ये जो आंकड़ा था एकदम जीरो पे आने लग गया, डेथ रेट जीरो पे आने लग गई, कई सारे जिलों में जीरो पॉजिटिविटी आने लग गई। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि ये जो वायरस है एक बहुत बड़ा छलिया वायरस है। अगर इस बात को हम स्वीकार करते हैं तो ये छलिया कब किस रूप में वापस हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा, इसका कोई परफेक्ट अंदाज नहीं लगा सकता। चाहे केंद्र के स्तर पर हो या प्रदेश सरकार के स्तर पर हो, डॉक्टर रमेश जोशी, अब देखिए ये वक्त है कोऑर्डिनेशन का और कोऑर्डिनेट होकर चलने का, एक जैसा सोचने का। लेकिन न लोग एक जैसा सोच रहे हैं न सरकारें सोच रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक वक्त था केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमको परीक्षाएं करवानी है और मरुधरा के मंत्री ने कहा हमको परीक्षाएं करवानी है। रातों रात सीएम पीएम के इंटरफेरेंस के बाद फैसला हुआ कि अब हम परीक्षाएं नहीं करवाएंगे। फिर खबर आती है स्कूल खोलेंगे और फिर कहते हैं कि नहीं, सीएम बताते हैं कि नहीं अभी नहीं खोलना चाहिए। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हमें फेसेस के बीच में दिख रहा है, ये भी बेहद डराने वाला है, क्योंकि अब फैसला बच्चों पर होना है। बात कही है, जबरदस्त लेवल का नॉन कोऑपरेशन है, इनकोऑर्डिनेशन है। केंद्र सरकार अगर पूर्व की तरफ जाती है तो राज्य सरकारें पश्चिम की ओर जाती है। आपस में संवाद की कमी है, अहम का टकराव है और नतीजा हम सबके सामने है कि हमने सेकंड वेव भुगती और थर्ड की आशंका हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। तो जब जब हम लापरवाह होते जाएंगे, चाहे वो सरकारों के स्तर पे हो, हमारे व्यक्तियों के स्तर पे हो, त्योहारों के स्तर पे हो या गांवों के स्तर पे हो, टीकाकरण के स्तर पे हो, हम कोरोना की थर्ड वेव को आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही, त्योहार अब आने वाले हैं, राखी आने वाली है, दीपावली आने वाली है और उसके अलावा भी कई सारे, अभी ईद अभी गई है, उसके अलावा भी कई सारे त्योहार हमारे भारत के इस सांस्कृतिक ताने बाने में रहते हैं। तो ये सभी भीड़ को आमंत्रित करने के बहुत बड़े साधन हैं और पब्लिक लोग मूवमेंट करेंगे। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है कि आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर घूमना पड़ रहा है या लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट मिला और उसके बाद वो जहां भी पहुंचे उनको वहां पर आइसोलेट किया जा रहा हो। ऐसी कोई स्थिति हमें देखने को खास तौर पर मिल नहीं रही है। डॉक्टर कासलीवाल, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। साइंटिफिक कम्युनिटी के जो सजेशंस होते हैं उसको सरकारें 30 to 40% तक ही मानती हैं। एग्जैक्टली उसको मानने की स्थिति में इसलिए भी नहीं रहती है क्योंकि अल्टीमेटली जिन लोगों के बीच में जाना है, जिनसे वोट लेना है, वो प्रभावित होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी है, उनको रोज बाहर आने की कई लोगों को जरूरत पड़ती है, कई लोगों को नहीं भी पड़ती है, लेकिन वो भी बाहर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि साइंटिफिक कम्युनिटी इस वक्त क्या सजेस्ट कर रही है। बार बार ये स्कूलों को लेकर बातचीत निकल पड़ना या बार बार लॉकडाउन रखें या न रखें, किनको बंद रखें किनको खोलें, इनको लेकर डिबेट्स चालू हो जाना, तो साइंटिफिक कम्युनिटी आखिर सजेस्ट क्या कर रही है? भाई साहब, साइंटिफिक कम्युनिटी बिल्कुल क्लियरली कह रही है कि आपने जो चीजें पहले की थी, डिस्टेंसिंग, मास्किंग, अवॉइडिंग क्राउडेड अनवेंटिलेटेड प्लेसेस और सैनिटाइजिंग, बिल्कुल इसको चलिए। एक साथ सोचिए, अगर दिवाली या राखी हम लो की पे भी बना लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अत्यधिक जरूरी है कि हम माने कि वैक्सीनेशन हर चीज का आंसर नहीं है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रहे हैं, हमें पूरी सावधानियां बरतनी है। हमारे जो वैक्सीनेशंस हैं वो लोग कहते हैं जैसे 40% हो गए, वो उनको सिर्फ एक
बार वैक्सीनेशन मिला है। जब तक 2 बार वैक्सीनेशन ना मिले, और मान के तीसरी बात ये चलेंगे कि कोई वैक्सीनेशन 100% नहीं है, साइंटिफिक कम्युनिटी बिल्कुल क्लियर है कि इन सब चीजों को देखते हुए चलना है हमें और बचना है। देखिए, कोई कुछ कहे, गवर्नमेंट कुछ कहे, कुछ, इट डजंट मैटर, हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपनी फैमिली को बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। देयरफॉर ये हमें जो 4 चीजें करनी है वही करते रहना है, क्योंकि वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब वेरिएंट्स भी, जब नए वेरिएंट्स आएंगे उनको भी स्टडी का टाइम सवाल में लगता है। थोड़ा सा क्या डिफरेंशिएट करता हूं, एक स्वर मारने की कोशिश करता हूं। देखिए, केरल से शुरुआत हुई थी और केरल ने सबसे ज्यादा सीखा। हम केरल को ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल लिटरेसी रेट में वो सबसे आगे हैं, और अब हम वहां पर देख रहे हैं कि एक के बाद एक धड़ाधड़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर चैलेंज बड़ा होता जा रहा है। तो क्या चीज है जो हम अगर लोग नहीं पालन करते हैं तो एनफोर्स करना है? सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात कि ये इन्फोर्स करना ही पड़ेगा सर, नहीं तो ये वेव्स चलती रहेंगी और हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश के लोग सब कुछ इफेक्टेड होंगे इतने एक्सट्रीमली। आप देखिए, कई जो कंट्रीज ने मास्क ऑफ कर दिए थे, अब मास्क लगवा रहे हैं दोबारा। जहां जहां 55% तक की वैक्सीनेशन हो चुकी है। हमें किसी और देश को देखना ही नहीं, हमें सिर्फ अपनी कम्युनिटी को देखना है, अपने लोगों को देखना है। अपना, हमारी साइंस बहुत अच्छी है, हमारे वैक्सीन अच्छे हैं, लेकिन जो 3 प्रिंसिपल बने हैं शुरू से, उनको करना ही है, नहीं तो सेकंड थर्ड क्या, ये तो फिर। और हम लोगों ने, जिन्होंने पूरे इस पेंडेमिक में हॉस्पिटल में काम किया, हमें क्या, सभी को पता है, हर फैमिली में एक प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उसमें फिर क्यों हम, इतनी शॉर्ट मेमोरी तो हमें नहीं होनी चाहिए कि मई में और अप्रैल में क्या हुआ था, इतनी मेमोरी से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। हमें खुद अपने आप की, हर फैमिली में एक मुखिया होना चाहिए जिसको डायरेक्शन देने चाहिए कि भाई ये करना है हमें और ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नहीं मैं यहाँ पर एक और चीज कहूँ, देखिए, अगर में मैं सड़क पर जा रहा हूँ और मास्क पहना हुआ हूँ और मुझे कोई रोक कर मेरा चालान बना दे कि तुमने मास्क नहीं पहना है, तो मुझे खुशी होगी ये देखकर कि कम से कम सिस्टम एक्टिव है। लेकिन अभी सिस्टम भी बहुत ज्यादा थका हुआ दिख रहा है, और यही रीजन है कि चीजों को फोर्सफुली कराया नहीं जा रहा है। डॉक्टर रमेश जोशी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये जिस तरह से हमारे स्टेट में नंबर ऑफ केसेस अब आ रहे हैं वो गिनती के हैं, या जो कैजुअलिटीज हो रही हैं वो भी गिनती की हैं, या कुछ कुछ दिन तो न के बराबर हैं। लेकिन एक बारगी इन आंकड़ों को स्वीकार करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स जिनके तहत हम ये कह रहे हैं वो सारे वो सैंपल्स हैं जो लोग खुद से गए, उन्हें लगा कि शायद हम संक्रमित हुए हैं और उनका टेस्ट हुआ। इस बैरियर को खत्म करना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारी सैंपलिंग, जो रैंडम सैंपलिंग थी, करीब करीब 0 पे है। हमारी सर्विलेंस नहीं के बराबर है। हमारा वैक्सीनेशन कई बार झटके खा करके चलता है, 4 दिन का गैप आता है, फिर 1 दिन वैक्सीनेशन होता है। हमारा यूथ 3 घंटे खड़े रहता है लाइनों में, धूप में, बारिश में, और उसको टीका नहीं मिलता, वो निराश होकर के लौटता है। ये जो सब निराशाजनक जो चीजें हैं, इन्हें हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। केंद्र और राज्य का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर करना पड़ेगा। वैसे पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पर अभी भी इसको कहते हैं 100% जो बेहतरी आनी चाहिए वो अभी तक भी नहीं आई है। हमारी डिमांड के अनुसार वैक्सीन नहीं दी जाती। फर्स्ट वैक्सीन लग गई तो सेकंड नहीं मिल रही है, और कई सारे लोगों को मैं तो ये कहूंगा कि जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, 90 से ऊपर वाले, वो हमारे पास फोन करते हैं कि साहब केवल 1 टीका लगवा दीजिए, कैसे भी करके। ये स्थितियां अगर हमारे हिंदुस्तान में रहती है तो इस कोरोना से कौन बचा पाएगा? नहीं, और दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, अब तैयारियों का वक्त मिला है, तो एक बात मैं ये भी कहूं कि हमने पिछले साल देखा जब सरकारें शिथिल पड़ गई थी और उन्हें लगा था कि अब तो कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया, उसके बाद ही ये दूसरी वेव आई थी। और अभी भी एक बार फिर ये कह रहे हैं कि हम तैयारी कर लिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खतरा कितना बड़ा है या किस तरह से ये लहर आएगी, माइल्ड रहेगी, ज्यादा मारक रहेगी, किसको पता, क्योंकि स्टडी तो रोज चल रही है, कोई फाइनलिटी तो बनी नहीं है। डॉक्टर रमेश, स्वप्निल जी, जब आपका जो दुश्मन है वो अदृश्य हो
तो आपको जो सावधानी है उसकी मात्रा कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, ये अति आत्मविश्वास ही हमें ले डूबेगा। और जो हमने निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काफी इम्प्रूवमेंट किया है, हमारी राजस्थान सरकार ने खूब मेहनत की है इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हो, चाहे वो आईसीयूज हो, चाहे बच्चों के लिए तैयारी हो, चाहे वो और किसी भी फील्ड की हो। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा। लेकिन कई बार इन सभी के लापरवाहियों और जो हमारी नेग्लिजेंसेस है, सैंपलिंग की, सर्वेलेंस की, वैक्सीनेशन की, उसमें ये सारी की सारी धुल जाएंगी, बह जाएंगी। हाँ, क्योंकि बड़ा सवाल और हमारी जो तैयारियां हैं, ये पूछा जाता है, डॉक्टर कासलीवाल आपने भी ये डायलॉग सुना होगा कि हमें नहीं पता हाउ मच इज इनफ, है ना। जो हमारी प्रिपरेशंस हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोग अभी भी लापरवाह हैं और हम उन्हें एनफोर्स नहीं कर रहे हैं या उनसे फोर्सफुली गाइडलाइंस का पालन नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में बैकहैंड जो तैयारियां होनी चाहिए हमारे पास, वो हाउ मच इज इनफ वाली बात है। आपको क्या लगता है? सर, मैं आपको साफ कह रहा हूं कि अपन लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेरी तो चेयर ही प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन हम उस बीमारी की बात करें जिसका क्योर ही नहीं है, जिसका है ही सिर्फ प्रिवेंशन। अगर आप हॉस्पिटल्स को रेनफोर्स कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, अपने को सोचना यह है कि ऐसी स्थिति आए ही ना। क्योंकि जब हॉस्पिटल में केसेस बढ़ने लग गए, फिर तो आपको पता है कितनी मोर्टेलिटी है इस डिजीज में। तो बेसिक बात इसमें है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। आप किसी न किसी तरह हर शख्स को ये समझना है कि भैया होने का सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? सर, क्या होता है कि जब आदमी इतने दिन तक घर पे बैठता है तो वो एक तरह से ऊब जाता है, और उसको पैसे भी कमाने हैं, फैमिली को भी आगे ले जाना है। उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये सब ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन एंड प्रोटेक्शन ये साइड बाय साइड चलेगा। और ये मत समझिए कि वैक्सीनेशन भी एक 100% क्योर है, क्योंकि कई कंट्रीज में तो अब बूस्टर डोज लग रहे हैं। तो उन सबको छोड़िए सर, हमें सिर्फ अपने लोगों को देखना है। हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट कुछ इन्फोर्स करे ना करे, हमें दूसरों के घर जाना बहुत सोच समझ के है, भीड़ों में नहीं इकट्ठे होना है। हाँ, जाना भी है, सब्जियां भी लेनी है, काम भी, विद फुल प्रोटेक्शन, ऑल टाइम प्रोटेक्शन, बल्कि प्रायोरिटाइज कर दिया जाए। देखिए, मैं बार-बार ये सजेस्ट कर रहा हूं अपने प्रोग्राम्स में। मान लीजिए आपको 4 चीजें खरीदनी है, एक दिन रुक जाइए, उस लिस्ट में एक सामान और जुड़ जाएगा, एक दिन और रुकेंगे, 2-3 जुड़ जाएगा, उसके बाद निकलें और उसको ले आए। कम से कम अगर सब्जी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते भर की ले लें। अगर आपके पास फ्रिज है, फ्रिज नहीं है तो मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अब चीजों को प्लान आउट करना बेहद जरूरी है, कैसे कम से कम निकला जाए घर से, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।